साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय 33, जिसका शीर्षक है नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, अर्थात जब भारत स्वतंत्र होता है तो उसके बाद एक राष्ट्र के रूप में उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थीं और उनको वो कैसे फेस करता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम दिन को क्या होता है। तो 15 अगस्त 1947 को नए युग की शुरुआत हुई, जो नवीन भारत के दृष्टिकोण से व्याप्त था। यह दिन दासता के औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक और भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभ का साक्षी था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को आयोजित एक समारोह में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य से गुप्त भेंट, अर्थात इंग्लिश में कहें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू ने भाषण देते हुए कहा कि आज हम एक दुर्भाग्य के युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है, न नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें किधर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और कामगारों के लिए आज़ादी और अवसर ला सकें। हम एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म जो है वो संकीर्ण है। तो इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और उनके साथ 15 मंत्रियों ने पद धारण किया। सरदार पटेल अपनी मृत्यु तक, अर्थात इनकी मृत्यु जब होती है दिसंबर 1950 तक, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल का पदभार संभाला या इसके रूप में सेवाएं दी। 1950 में भारत जो है वो गणतंत्र बना और राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद थी वो किस प्रकार थी, अर्थात उनमें किसको कौन सा पद दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू, इसमें इनके पास प्रधानमंत्री, विदेश मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंधी ये मंत्री थे और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। जान मथाई रेल एवं परिवहन मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। नरहर विष्णु गाडगिल निर्माण खान एवं ऊर्जा मंत्री। RK षणमुखम चट्टी वित्त मंत्री थे। KC नियोगी राहत एवं पुनर्वास मंत्री थे। BR अम्बेडकर ये विधि मंत्री थे जो कि अनुसूचित जाति संघ से संबंधित थे और इन्होंने 1951 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। गोपाल स्वामी अयंगर बिना विभाग के ये मंत्री थे, ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। तो इनके बारे में याद रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर ये बिना विभाग के मंत्री थे, मतलब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। मोहनलाल सक्सेना ये भी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। तो ये दो लोग क्या थे, इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, बाकी जो 15 लोग थे उनके पास कोई ना कोई मंत्री पद था। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, परीक्षा में आपसे मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो मेनली आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूछता है कि शिक्षा मंत्री मिलाने के लिए, और दूसरा रेल मंत्री जो कि जान मथाई थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ये महत्वपूर्ण है, और श्रम मंत्री जगजीवन राम। तो ये कई बार क्या होता है आपको मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो इनको याद रखिएगा। और एक आप नाम याद रखिएगा वित्त मंत्री का, RK षणमुखम चट्टी के बारे में। आगे चलते हैं। हालांकि स्वतंत्र भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तत्कालिक समस्याएं जो थीं, जैसे कि भारतीय रियासतों का क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक समन्वय करना, सांप्रदायिक दंगे, पाकिस्तान से प्रवासित लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, भारत में रह रहे मुसलमानों की रक्षा और साथ ही जो सांप्रदायिक समूह पाकिस्तान गए उनके संरक्षण का मामला।
पाकिस्तान से युद्ध टालने की चुनौती, साम्यवादी विद्रोह इत्यादि ये उस समय की तत्कालिक समस्याएं थी। अब यदि मध्यावधिक समस्याएं की बात करें तो जैसे कि हम समस्या को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ना, एक जो तत्कालिक है, एक जो थोड़े दिन बाद आने वाली जैसे मध्यावधिक समस्याएं, और जो दीर्घावधिक समस्याएं हैं, जो लंबे समय तक, जिनका निदान हमें लंबे समय तक के लिए करना होगा। तो मध्यावधिक समस्याएं में क्या थी? भारत के लिए संविधान तैयार करना, दूसरा एक प्रतिनिधिक, लोकतांत्रिक और नागरिक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का तैयार करना, निर्वाचन एवं सामंतवादी व्यवस्था, इन सब की जो समस्याएं थी वो ये मध्यावधिक समस्याएं थी। अब दीर्घावधिक समस्याओं की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास, निर्धनता, आर्थिक नियोजन, ये सब समस्याएं शामिल थी। भारत और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी विभाजन के परिणामों का सामना किया। स्वतंत्रता अधिनियम ने 3 मुख्य समस्याओं, पहला 2 राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन, दूसरा भारतीय सिविल सेवाओं और अन्य सेवाओं संबंधी संगठन एवं कर्मचारियों का विभाजन, तीसरा सैन्य संपदाओं एवं संगठनों का विभाजन के समाधान हेतु प्रक्रिया निर्धारित की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले रेड क्लिफ सीमा निर्माण और सांप्रदायिक दंगे के बारे में। तो विभाजन योजना के अनुरूप पंजाब एवं बंगाल की संबद्ध विधायी सभा दो भागों कौन कौन सा, एक ने मुस्लिम बहुल जिलों का प्रतिनिधित्व किया और दूसरे ने शेष प्रांत का। तो 2 भागों में मिली और दोनों प्रांतों के विभाजन के पक्ष में सामान्य बहुमत से निर्णय हुआ। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जिसका 62,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल और 15.7 मिलियन जनसंख्या, ये जनगणना 1941 के हिसाब से थी, जिसमें से ये जो 15.7 मिलियन जनसंख्या थी, इसमें से 11.85 मिलियन मुसलमान थे, अर्थात मुस्लिम वहाँ पे बहुसंख्यक थे। पूर्वी पंजाब जो आता है ये आपका भारत के हिस्से में आता है और इसका जो क्षेत्रफल था वो 37,000 वर्ग मील का भू क्षेत्र था। मतलब कि पाकिस्तान के पास 62,000 वर्ग मील गया, मतलब उनके पास ज़्यादा क्षेत्र गया, और हमारे पास 37,000 था, उससे कम क्षेत्रफल आया, जिसमें 12.6 मिलियन जनसंख्या थी। उधर कितनी गई थी? 15.7 मिलियन आबादी गई थी। और इन 12.6 मिलियन जनसंख्या थी, इनमें से 4.37 मिलियन क्या थे? मुसलमान थे। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा बनता है। तो याद रखिएगा, इधर पंजाब के लिए पश्चिम पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, जबकि बंगाल की जब बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से में आता है, जिसका क्षेत्रफल जो था वो 28,000 वर्ग मील था और इसकी जनसंख्या कितनी थी उस समय? 21.2 मिलियन थी। इनमें से 21.2 मिलियन में से 5.3 मिलियन क्या थे? मुसलमान थे। और जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र बना, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, जिसमें 49,400 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल था और 39.10 मिलियन जनसंख्या थी। इनमें से 39.10 में से 27.7 मिलियन क्या थी? मुस्लिम आबादी थी और शेष जो है वो गैर मुस्लिम थी। इस प्रकार रेड क्लिफ रेखा के दोनों तरफ धार्मिक आधार पर बहुल वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक बन गया। 20 मिलियन गैर मुस्लिम पाकिस्तान में थे और 42 मिलियन मुस्लिम जो थे वो भारत में थे। अब बात कर लेते हैं सीमा आयोग के सम्मुख जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के बारे में। तो सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित आयोग में प्रत्येक मामले में 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम न्यायाधीश थे और उन्होंने गंभीर बाधाओं के तहत कार्य किया। रेड क्लिफ को भारत के बारे में बेहद सीमित जानकारी थी और प्राचीन मानचित्रों और जनसंख्या आंकड़ों के इस्तेमाल से 6 हफ्तों के भीतर सीमा निर्धारण और विवादास्पद बिंदुओं को निश्चित करना था। यद्यपि धार्मिक जनसंख्या निर्णायक कारक था, लेकिन नदियों जो कि प्राकृतिक सीमा के रूप में थी, प्रशासनिक इकाइयां, आर्थिक क्षमता, रेल एवं सड़क मार्ग संपर्कता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया गया। मेन फैक्टर तो आपका धार्मिक जनसंख्या था, परंतु इसके अलावा ये भी ऐसे फैक्टर थे जिन पर विचार किया गया। सिख जो थे वो तीसरे पक्ष के रूप में पूरे पंजाब में फैले हुए थे। मतलब जो पंजाब वाला रीजन था इसमें हिंदू और मुसलमान 2 मुख्य पक्ष थे और तीसरे पक्ष के रूप में यहाँ पर सिख थे। उनकी इस मांग ने कि उनके सभी पवित्र तीर्थ स्थल पूर्वी पंजाब अर्थात भारत के हिस्से वाला क्षेत्र में पड़ते हैं, स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। ऐसी कानूनी जटिलताओं संबंधी तार्किक निर्णय ने राजनीतिक मनन का मार्ग प्रशस्त किया। 1941 की जनगणना जो इन निर्णयों का आधार थी भी दोषपूर्ण थी, इसलिए अंतिम सीमा रेखा के निर्धारण ने कई समस्याओं को जन्म दिया और कई लोगों को नाखुश किया।
यद्यप सीमा आयोग की रिपोर्ट का 12 अगस्त 1947 को पढ़ा गया था, लेकिन माउंटबेटन ने जानबूझकर इसे 15 अगस्त 1947 के बाद सार्वजनिक किया। मतलब ये जो सीमा आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज़ादी से पहले ही गवर्नर के पास पहुंच गई थी, वायसराय के पास, और इन्होंने उसको 15 अगस्त 1947 के बाद सार्वजनिक किया ताकि सांप्रदायिक दंगों और इसके परिणामों की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटिश शासन पर न आ पाए। अब बात कर लेते हैं सांप्रदायिक दंगों से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के बारे में। हालांकि सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो अगस्त 1946 में शुरू हो गए थे, लेकिन विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ स्थिति अत्यधिक भयावह हो गई। वह क्षेत्र जहां से रेड क्लिफ रेखा खींची गई अधिक हिंसक हो उठे और वहां सबसे अधिक संख्या में हत्याएं, बलात्कार और महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण की घटनाएं हुई। सिखों के सशस्त्र, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, तो सिखों के सशस्त्र दल और मुस्लिमों की हथियारबंद गुटों ने पंजाब में अत्यधिक अपराध किए। एक आकलन के अनुसार लगभग 1,80,000 लोग मारे गए। इस 1,80,000 में 60,000 जो लोग थे वो पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और 1,20,000 लोग जो थे वो पूर्वी क्षेत्र में, जो कि भारत के हिस्से में आता है, यहाँ पर मारे गए। बंगाल का क्षेत्र गांधी की उपस्थिति और उपवास जैसे उनके अनेक प्रयासों के कारण पंजाब की अपेक्षा शांतिपूर्ण बना रहा। मतलब इस तरह के दंगे, सांप्रदायिक दंगे बंगाल में भी होते हैं, क्योंकि बंगाल में भी क्या है, सीमा रेखा खींची गई थी और पंजाब में सीमा रेखा खींची गई थी, तो दोनों जगह ही बवाल होते हैं। परंतु बंगाल में क्या था, गांधी जी वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने कई सारे प्रयास किए, उपवास किए और कई तरीके के उन्होंने प्रयास किए। उसकी वजह से वहाँ पर भी दंगे होते हैं, परंतु पंजाब की अपेक्षा वहाँ पर माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण था। दिल्ली में पंजाब का बदला लेने के लिए मुस्लिमों की व्यापक हत्या के साथ सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। गांधी जी के उपवास ने यहाँ पर अस्थायी प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला। बिहार में यदि कहें तो बिहार में विभाजन से पूर्व अर्थात अक्टूबर 1946 में हिंदू किसानों, हिंदू जमींदारों द्वारा उनका ध्यान कृषिगत समस्याओं से हटाया गया। इन लोगों ने मुस्लिमों की हत्या की, मतलब बिहार में मुसलमानों को मारा गया। इसके पश्चात संयुक्त प्रांत में अर्थात जो आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में हिंदू तीर्थयात्रियों ने हजारों मुस्लिमों की हत्या की। लेकिन विभाजन के पश्चात गांधी जी के प्रयास से इन स्थानों में कोई जनसंहार नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं संसाधनों के विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या से संबंध चुनौतियों के बारे में। तो भारत का विभाजन जो है वो सिविल सरकार और साथ ही साथ सैन्य बलों तथा उपकरणों के संसाधनों के विभाजन से भी जुड़ा हुआ था। तो पहले बात करते हैं इसमें सिविल सरकार के विभाजन के संबंध में। तो इसका सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए एक विभाजन परिषद गवर्नर जनरल द्वारा पीठासीन, मतलब इसका जो अध्यक्षता थी वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई, जिसमें भारत एवं पाकिस्तान प्रत्येक से एक प्रतिनिधि शामिल था, का गठन किया गया। संचालन स्तर पर परिषद की सहायता के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें एच.एम. पटेल, मोहम्मद अली शामिल थे। सभी सिविल सेवकों को उनकी इच्छानुसार डोमिनियन चुनने का विकल्प प्रदान किया गया, जिसकी वे सेवा करना चाहते थे। लगभग 1,60,000 कर्मचारियों ने भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। भारतीय सिविल सेवा के कर्मचारियों को मौजूदा पैमाने पर सेवा करने के लिए उनकी पसंद के देश भारत या पाकिस्तान को अपनाने के लिए कहा गया। सिविल सेवा में कार्यरत यूरोपियन अधिकारी अपने मौजूदा वेतन, अवकाश, पेंशन अधिकारों इत्यादि के साथ अपनी सेवाएं जारी रख सकते थे, लेकिन यदि वे सेवानिवृत्त होने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें विशेष क्षतिपूर्ति और समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जाएगी। नगद शेष और साथ ही साथ सार्वजनिक ऋण के बंटवारे ने दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न किया। पाकिस्तान जो है वो कुल नगद का 1/4 हिस्सा चाहता था, जबकि भारत पाकिस्तान को विश्वस्त करना चाहता था कि नगद शेष का केवल छोटा सा भाग अविभाजित भारत की वास्तविक नगद की आवश्यकता को पूरा करता है तथा बाकी हिस्सा जो है वो मुद्रास्फीति तंत्र से निपटने के लिए था। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान को थोड़ा और नगद दे देना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उपवास किया और कांग्रेस को ऐसा करने को बाध्य किया। ये तो था सिविल सरकार का विभाजन। अब बात करते हैं सैन्य कर्मियों तथा साजो सम्मान के विभाजन के संबंध में। तो सैन्य बलों और उनके संयंत्रों, मशीनरी, उपकरणों और भंडार गृहों के निर्विघ्न विभाजन के लिए अचिन्हलेख सर्वोच्च कमांडर की अध्यक्षता में एक संयुक्त रक्षा परिषद का गठन किया गया। तो इसके विभाजन के लिए एक आपका संयुक्त रक्षा परिषद गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर्वोच्च कमांडर अचिन्हलेख के द्वारा। किसके द्वारा?
अचिनलेक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। परिषद ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहुल इकाइयों को पाकिस्तान और गैर मुस्लिम यूनिट्स को भारत हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद के चलते सर्वोच्च कमांडर के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों ने 17 अगस्त 1947 को भारत छोड़ना शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया फरवरी 1948 तक पूरी हुई। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे देश को झटका लगा और राष्ट्र निर्माण के कार्य की गति अवरुद्ध हो गई। सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रवाद की अस्पष्ट अवधारणा के वशीभूत नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें एवं उनकी यादों को हमारी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं को सत्य को समर्पित करें, जिसके लिए वे जिए और मरे। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया। 1949 में आरएसएस ने उस समय प्रतिबंध हटाया गया जब उन्होंने पटेल द्वारा प्रस्तुत शर्तों को स्वीकार कर लिया। ये शर्तें क्या थीं जिन शर्तों के तहत यह प्रतिबंध हटाया गया? पहला, संघ एक लिखित एवं प्रकाशित संविधान को स्वीकार करेगा। दूसरा, यह स्वयं को मात्र सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा और राजनीति से नहीं जुड़ेगा, आरएसएस के बारे में कहा गया। तीसरा, हिंसा एवं गोपनीयता के अपने एजेंडे को त्याग करेगा। चौथा, भारत के संविधान और ध्वज को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। पांचवा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप स्वयं को संगठित करेगा। आज का आरएसएस जो है विभिन्न मोर्चों पर 1940 के आरएसएस से भिन्न है। शरणार्थियों के पुनर्वास एवं बंदोबस्त के संबंध में यदि बात करें तो विभाजन द्वारा विस्थापित लोग इस अर्थ में शरणार्थी थे कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपना घर नहीं छोड़ा था और न ही दोनों देशों की सरकारों ने जनसंख्या का कोई व्यवस्थाबद्ध आदान प्रदान किया। शरणार्थी पुनर्वास दोनों सरकारों, भारत एवं पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती थी। भारत सरकार ने दिल्ली में संकट से निपटने के लिए कैबिनेट की एक आपातकालीन समिति गठित की और राहत तथा पुनर्वास मंत्रालयों को शरणार्थियों के पुनर्वास का काम देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विस्थापित लोगों की बड़े पैमाने पर बाढ़ के दृष्टिगत छोड़ी गई संपत्ति की रक्षा करने की सरकार ने जिम्मेदारी उठाई। मतलब जो लोग यहाँ से उधर चले गए और जो लोग या उधर से इधर चले आए, तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ी थी उसके क्या कहते हैं, रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार की थी। जो पाकिस्तान चले गए, भविष्य में उनके लौटने की संभावनाओं की स्थिति में यह मुश्किल होगा कि मुसलमानों के छोड़े गए घरों में बस चुके शरणार्थियों को वहाँ से हटाया जाए। बाद में शरणार्थियों के लौटने को असंभव बना दिया गया, तो इसलिए यह सवाल ही नहीं उठा कि कौन वापस आ रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत में शरणार्थियों के पुनर्वास एवं बंदोबस्त केंद्र के बारे में। तो दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पंजाबी बाग, निजामुद्दीन पूर्व एवं किंगजवे कैंप में शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए आवासीय परिसर विकसित किए गए। जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आए वे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बस गए। सिंधी हिंदू जो हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बस गए। महाराष्ट्र में उल्हासनगर, कौन सा? उल्हासनगर, या इसे कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, को विशेष रूप से सिंध क्षेत्र से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए विकसित किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का जो बांग्लादेश है से आए शरणार्थियों को बसाया गया। सरकार ने कुछ शरणार्थियों को अंडमान निकोबार द्वीप में भी बसाया। वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ क्षेत्रों में बंगाली सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता के संबंध में। तो सितंबर 1948 को, कब? सितंबर 1948 को दक्षिण भारत में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में भारतीय सेना ने निजाम से, जो हैदराबाद के निजाम थे, निजाम से बिना अधिक प्रतिरोध के हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन कम्युनिस्टों द्वारा चलाए जा रहे तेलंगाना आंदोलन के कारण हैदराबाद की आंतरिक स्थिति जो थी वो जटिल बन गई। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच गठजोड़ भारत में हैदराबाद पर हमले से पहले टूट गया। दिसंबर 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई ने भारतीय स्वतंत्रता को त्याग दिया। उन्होंने नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है
और कांग्रेस और नेहरू सरकार को देश के भीतर आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शक्तियों की कठपुतली कहा। फरवरी मार्च 1948 में कलकत्ता में अपने दूसरे अधिवेशन में सीपीआई ने राजनीतिक थीसिस को स्वीकार किया, जिसमें औपचारिक रूप से घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को स्थापित राष्ट्रीय सरकार लोगों की दुश्मन थी और इसलिए आम क्रांति के द्वारा इसे बदलने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट नेताओं ने बीटी रेडिवलाइन ये जो थे, ये सीपीआई के तत्कालीन महासचिव के नाम पर था, तो बीटी रेडिवलाइन का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान राज्य को जन लोकतांत्रिक गणराज्य, श्रमिकों, किसानों और शोषित मध्यम वर्ग का गणराज्य से प्रतिस्थापित किया जाए। मतलब जो अभी लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसको किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? श्रमिकों, किसानों और शोषित मध्यम वर्ग का जो गणराज्य होगा उससे इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कम्युनिस्ट विद्रोह भारत के अन्य भागों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में फैल गया। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता को लेकर के साम्यवादी जो थे वो संशयवादी क्यों थे। तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। इनमें पहला रीजन देख लेते हैं। इनका मानना था, साम्यवादियों का मानना था कि कांग्रेस द्वारा चालित राज्य के विरुद्ध वर्ग संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह की नीति चलाया जाना जरूरी था, जिससे लोगों का ध्यान सांप्रदायिक घृणा की राजनीति, जिसने विभाजन के बाद देश को घेर लिया था, से हटाया जा सके। दूसरा, 1940 के उत्तरार्ध और 1950 के पूर्वार्ध में चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वर्मा अर्थात वर्तमान का म्यांमार जैसे एशियाई देशों में साम्यवाद को सफलता प्राप्त हुई। सितंबर 1947 में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट दलों को अधिक क्रियाशील रहने को प्रोत्साहित करने के लिए झंडानोव, कौन सी, इसका नाम याद रखिएगा, झंडानोव थीसिस। तो झंडानोव थीसिस किससे संबंधित थी? साम्यवादियों से। तो झंडानोव थीसिस की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रोत्साहित हुए। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो ये साम्यवादी थे, ये स्वतंत्रता को लेकर संशयवादी थे। तो यह कुछ बातें इस चैप्टर के अंतर्गत थी। तो यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।